प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने साबित किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनोपज संग्राहकों को बढ़ावा देने और नरवा संरचनाओं के विकास को दी जा रही है प्राथमिकता। और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बलरामपुर में स्कूली विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने सिद्ध किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। श्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले लोगों को हर काम के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ये सब काम ऑनलाइन हो गए हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करते हुए कही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है। इस मौके पर श्री मोदी ने डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के लिए कुल 750 करोड़ रुपए के बजट की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है। दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने वाले आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप, सरकारी प्रतिनिधि और उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इसके लिए 19 जुलाई तक पर्चे भरे जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव आगामी 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल करता है। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में एस्पायरिंग लीडर के रूप में यह सम्मान प्रदान किया। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग विभाग को शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आज स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के हाथों छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारी अनुराग पांडे, प्रवीण शुक्ला और सुमन देवांगन ने यह सम्मान ग्रहण किया। From Chhattisgarh, the officers being felicitated are Shri Manoj Kumar Pingwa, Shri Anurag Pandey, Shri Praveen Shukla and Shrimati Suman Devangan. स्टार्टअप व्यवस्था को सहयोग पर राज्यों की रैंकिंग जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि फंड ऑफ फंड्स और सीड फंड स्कीम में 3 वर्ष के लिए आयकर में छूट और एंजल टैक्स के मुद्दे के समाधान जैसी पहल ने देश में स्टार्टअप्स की मदद की है। उन्होंने बताया कि रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है। राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार वनोपज संग्राहकों को बढ़ावा देने और नरवा संरचनाओं का विकास करने के क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मरवाही में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिलों में पर्यटन केंद्रों का विकास किया गया है और आम लोगों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बनने के बाद पहला जिला जीपीएम को ही हम लोगों ने बनाया, उसके बाद और 5 जिले बने हैं और विकास के लगातार कार्य संचालित हो रहे हैं। चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे पुलिया बनाने की बात हो, चाहे स्कूल और कॉलेज की बात हो। साथ ही साथ पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के पत्रकार साथ ही यहाँ के पर्यटन को लेकर हमेशा सचेत रहे हैं और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि जिले के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जिसमें अरपा सोन नदी का उद्गम यहाँ होता है और राजमेरगढ़ है, कबीर चबूतरा है, जोजा झरना है, जोगी गुफा है, मलानिया बांध है, घाघरा बांध है, ये बहुत सारे पर्यटन स्थल है और इसके विकास के काम अब शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्दी वो अपने स्वरूप में आएगा, जिसका लाभ पर्यटकों को भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी इसका मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किए जाने की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की आय में वृद्धि के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें और हर पंचायत में गौठान का होना सुनिश्चित हो। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कोरबा में हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोरबा वन मंडल में इस रथ के माध्यम से घर घर पहुंचकर लोगों को फलदार और छायादार वृक्ष के पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। कोरबा वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि मॉनसून में इस वर्ष भी 1 से 31 जुलाई तक हरियाली रथ चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों को आम, नीम, तुलसी, नींबू, कटहल, मुनगा, जामुन के साथ ही दूसरे छायादार पौधे भी दिए जा रहे हैं। रथ रवाना किया गया। हरियाली रथ जो है वो पौधा पहुँच तुहर द्वार नाम से चल रहा है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि आप जो भी मांग करेंगे उसके अनुरूप हम आपके घर तक पौधा पहुंचाते हैं। और इसमें हमारे यहाँ इस वर्ष नीम, तुलसी और नींबू और हमारा दूसरे जो प्रजातियां हैं जैसे कटहल, मुनगा, जामुन, आंवला, बेल, ये सब आप अपनी मांग अनुसार हमसे मांगेंगे और हम उसको जो है 31 जुलाई तक ये योजना लागू रहेगी। आपके घर तक वो पहुंचाया जाएगा और सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि प्रकृति हरी भरी। वन विभाग द्वारा हरियाली रथ चलाने के साथ ही खाली पड़े स्कूल कॉलेज की जमीनों पर पौधारोपण भी किया जा रहा है।
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बलरामपुर में स्कूली विद्यार्थियों को किशोर अवस्था में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और शारीरिक बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी सिलसिले में बलरामपुर के शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कलेक्टर विजय दयाराम ने बच्चों को बताया कि एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए जल्द ही सभी स्कूलों में स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा। बलरामपुर जिले में ये स्वास्थ्य की गतिविधियों को थोड़ा सा और तेज करने के उद्देश्य से हमारे हाई स्कूल के जो 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनका हम लोगों ने आज से स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे और समझाइश भी देंगे, जिसके आधार पर अपन को अपने परिवार को अपने समाज और समुदाय के बीच में शासन की जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए और अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ तन मन के साथ आगे बढ़ने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत की। स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। हम लोगों को स्कूल में कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों को मतलब कि जैसे किशोरावस्था में जो होता है उसके बारे में बताया गया और मतलब कि यहाँ पे सीख दिया गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जब बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी। राज्य सरकार ने शहरों में लोगों को लेआउट पास कराने में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके अनुसार अब लेआउट पास कराने के अधिकार नगर निगमों को दिए गए हैं। इससे लोगों को लेआउट पास कराने के लिए दूसरे विभागों तक नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने नगर निगमों को लेआउट पास कराने के अधिकार देने की घोषणा की थी, जिस पर आवास और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रदेश के 9 जिलों के 13 नगर पालिका निगमें रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और धमतरी के आयुक्तों को नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनकी सीमा के तहत शर्तों के साथ लेआउट पास कराने के अधिकार दिए गए हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि लेआउट के अनुमोदन का कार्य तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण अंग होगा। संबंधित नगर निगमों को लेआउट अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से टाउन प्लानर की नियुक्ति करनी होगी। इसी प्रकार विकास अनुज्ञा के अनुमोदन के 1 महीने के अंदर समस्त लेआउट संबंधित जिले के नगर और ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दें ताकि इन इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राज्यपाल कल रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की व्हाइट कोट सेरेमनी और चरक शपथ समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी जब पढ़ाई पूरी कर बतौर चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे तब वे सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तभी उन्हें इस पेशे का वास्तविक उद्देश्य और व्हाइट कोट का महत्व भी पता चलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की पहल पर MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेशरत विद्यार्थियों को दिलाए जाने वाले हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ से बदलने का निर्णय सराहनीय है। बेमेतरा में स्कूल बसों की जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए इस शिविर में जांच के बाद कई बसें अनफिट पाई गई हैं। जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत ने बताया कि जिन स्कूलों की बसें शिविर स्थल पर जांच के लिए नहीं लाई गई, उन बसों की जांच के लिए विभागीय कर्मचारी खुद ही मौके पर पहुंचेंगे। जिले में करीब 140 स्कूल बसें संचालित हैं। इनमें से अधिकतर बसों में जांच के दौरान CCTV कैमरे, GPS सिस्टम और स्पीड कंट्रोलर नहीं मिले। जगदलपुर के शहरी क्षेत्रों में हाल ही में पाए गए डेंगू मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य अमला घर घर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप वार्ड सहित दूसरे वार्डों में नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य अमले को डेंगू से बचाव के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को जमा पानी नहीं रखने के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान वार्ड में लोगों की जांच की गई और डेंगू के लक्षणों वाले लोगों को चिन्हांकित भी किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।